दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा सूरज भी 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से घूमते हुए को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, इसी तरह सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और 1 घंटे में 8 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी सूरज को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में 20 करोड़ साल लग जाते हैं। मगर दोस्तों, एक ये भी सच्चाई है कि हमारे सौरमंडल जैसे हजारों लाखों सौरमंडल इस ब्रह्मांड में ऐसे ही गैलेक्सियों के चारों ओर घूम रहे हैं और हर सौरमंडल में ऑन एवरेज 3 से 4 ग्रह तो आप मान के ही चलिए। तो इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों अरबों ग्रह मौजूद है और इनमें से कुछ ग्रह सूरज से ऐसी ही दूरी पर मौजूद है जहां पर पानी आराम से लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से ऐसे ही ग्रहों की ब्रह्मांड में तलाश कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा ग्रह ब्रह्मांड में ढूंढा है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जितना ही उसके तारे से वह दूर है। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो वह प्लेनेट हैबिटेबल है और हैबिटेबल प्लेनेट पर जीवन के होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अभी सबसे पहले हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे गए पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक ग्रह की बात करेंगे, जिसका नाम प्रोक्सिमा बी ग्रह है, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये दरअसल एक 3 तारों के तारामंडल के चारों ओर चक्कर काट रहा है और हर तारे के आसपास कुछ न कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हो अगर हम आज के ही इंसानों की जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से प्रोक्सिमा बी ग्रह पर बसा दे। तो चलिए फिर इंसानी बस्ती के साथ कुछ दिन प्रोक्सिमा बी पर गुजारते हैं और अगर हम उस ग्रह पर रहेंगे तो हमारे शरीर के साथ क्या होगा। क्या हम वहां पर नॉर्मल जिस तरह पृथ्वी पर रहते हैं उस ग्रह पर भी वैसे ही रह सकते हैं या फिर हमारा रहना मुश्किल है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े नॉलेज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वैज्ञानिकों ने जब से बाहरी ग्रहों को यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की खोजबीन शुरू की है, तब उन्हें पता चला है कि सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर पानी और ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद है, बल्कि ऐसे कई सारे ग्रह ब्रह्मांड में सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो पृथ्वी के जैसे हैं और कुछ तो ऐसे भी है जिन पर रहने के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा अच्छी कंडीशन है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वह हमसे काफी ज्यादा दूर है और इतने बड़े डिस्टेंस को कवर करके वहां जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हमें वहां तक जाने के लिए सबसे पहले तो काफी सारे अच्छे अंतरिक्ष यान चाहिए होंगे और यान के साथ साथ उसमें डालने के लिए काफी अच्छा फ्यूल भी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूल ही वह चीज है जिसकी वजह से यान चल पाएगा। अब यहाँ पर अच्छे फ्यूल का मतलब यह है कि वह सस्ता भी हो और आसानी से मिल भी जाए और उसकी जूल वैल्यू भी ज्यादा हो। जूल वैल्यू का मतलब होता है कि वह कितनी एनर्जी कितने कम फ्यूल में दे सकता है। आज तक वैज्ञानिक 4100 ऐसे ग्रहों को खोज चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसे हैं और उनकी कंडीशन भी वैसी ही है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रह हो गए, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन पर और ज्यादा डीप स्टडी करनी चालू कर दिया और फिर इन ग्रहों की असलियत सामने आने लगी और वैज्ञानिकों को यह पता चलने लगा कि इन सभी ग्रहों में से ऑलमोस्ट सभी ग्रह बृहस्पति या यूरेनस ग्रह के जैसे है। यानी या तो वह पूरी तरह से गैस से बने हुए हैं और या तो वह पूरी तरह से बर्फ से बने हुए हैं और इन दोनों ही जगहों पर लैंड यानी ठोस जमीन शायद ही होनी चाहिए। इसकी वजह से वहां पर ज्यादा बड़ी बस्तियां नहीं बसाई जा सकती है और बर्फ वाली जगह पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वहां पर रहने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इन सभी एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों के पास 4100 ग्रहों में से मात्र 161 ग्रह बचे जो पृथ्वी के जैसे थे और जहां पर ठोस जमीन मौजूद थी और जहां पर जीवन मौजूद होने के सबसे ज्यादा हाई चांस थे। उसमें से ही एक प्रोक्सिमा बी है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के काफी ज्यादा नजदीक भी मौजूद है और ये एक तारे का चक्कर लगाता है। इसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ये तारा एक लाल बौना तारा है। अब अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि एक तारा जितना ज्यादा विशाल होता है वह उतनी ही तेजी से रोशनी और गर्मी को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा की खपत काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन तारा जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा वह उतना ही धीरे धीरे ऊर्जा को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ जाती है। हमारा सूर्य इस तारे से काफी ज्यादा विशाल है, इसलिए हमारा सूर्य बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य एक रेड जायंट तारे में कन्वर्ट होने के बाद एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम प्रोक्सिमा सेंटोरी की तो ये काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बहुत अच्छे से बंधा रहता है और इसकी ऊर्जा अंतरिक्ष में ज्यादा नहीं फैलती है, जिसकी वजह से इसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम
काफी लंबे समय तक रह पाएंगे। ऐसे तारों के पास रहना का एक और फायदा यह होता है कि ये काफी ज्यादा मात्रा में एक ही साथ एनर्जी को नहीं रिलीज करते हैं, जिससे किसी भी आपदा का होना काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोक्सिमा बी ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी वो ऐसी जगह है जहां पर रहने के लिए एक अच्छा तापमान मौजूद है। इस जोन का तापमान न ही इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वह पानी को नेचुरली ही जमा दे, और न ही इतना ज्यादा गर्म होता है कि वह तुरंत उसे भाप में बदलकर अंतरिक्ष में वाष्प बना दे। इतना सब कुछ जानने के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां पर रहने लायक एनवायरनमेंट तो पक्का मौजूद है, और शायद वायुमंडल भी कुछ इस तरह से बना है जिसमें हम इंसान आसानी से किसी बिना सूट के सांस ले पाएंगे। ये अगर नहीं भी होता है तब भी वहां का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा, फिर भी इतना ज्यादा वो तापमान नहीं है। हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। यह तो हुई इस ग्रह में काफी सारी अच्छी बातें। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि आखिर यहाँ तक जाने में हमें क्या क्या कठिनाई आएगी और क्या क्या चीजें गलत हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोक्सिमा बी ग्रह हमसे कितना भी पास क्यों ना हो, यह हमसे तब भी काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। यह हमसे करीब 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, यानी अगर आप प्रकाश की गति से अपने अंतरिक्ष यान को उड़ा दे तो भी आपको यहाँ जाने में करीब 4.5 सालों का समय लग सकता है। आज तक ऐसी हम कोई चीज बना ही नहीं पाए हैं जो प्रकाश की गति से उड़कर किसी भी ग्रह पर पहुंच जाए। फिर ये यान तो काफी ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए इनको इतनी ज्यादा गति पर ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, और वह ऊर्जा हम कभी भी नहीं जुटा पाएंगे। अगर हम एक नॉर्मल स्पीड से इस ग्रह पर जाते हैं तो हमें वहां पर जाने में करीब 1,65,000 साल का समय लगेगा, और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें कोई भी 1 या 2 लोग नहीं बल्कि पूरे 98 लोगों को भेजना पड़ेगा, ताकि वहीं पर प्रजनन करके आबादी को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, ताकि वह उस ग्रह पर पहुंचने तक जिंदा रह पाए। ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, और इसमें कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पृथ्वी को देखा ही नहीं होगा और सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों से कहानियां ही सुनी होगी। इसके दूसरी साइड पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी भी प्रोक्सिमा बी ग्रह को नहीं देखा होगा, और बीच रास्ते में ही वो अंतरिक्ष में ही चलते चलते मर जाएंगे। जो भी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप में जाएगा वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही अंतरिक्ष में भटकते भटकते बिता देगा। इसलिए इस मिशन को असलियत में करना बहुत ज्यादा हैरानी वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी दूर तक कांटेक्ट बनाए रखने में भी काफी ज्यादा वैज्ञानिकों के लिए दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि अगर यान हमसे करीब 1 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से आने वाले सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 1 साल का समय लगेगा, और यहाँ से रिप्लाई जाने में भी करीब 1 साल का ही समय लगेगा, और तब तक अगर कोई आपदा हो जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम है, क्योंकि यही चीजें हमें आगे जाकर फेस करनी होगी, और इनका ही तोड़ वैज्ञानिक धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी ग्रह को ढूंढना और उस पर इंसानी बस्तियां बसाना तब भी काफी ज्यादा आसान है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो भी प्लानिंग वैज्ञानिकों को करनी पड़ती है, वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मान लीजिए हम यहाँ से 100 लोगों को प्रोक्सिमा बी ग्रह पर भेजते हैं, लेकिन अगर रास्ते में ही कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें उन 100 लोगों की मौत हो जाती है तो पूरा का पूरा मिशन वहीं पर फेल हो जाएगा, और इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कई सारी जानें चली जाएगी, और आगे फिर इस मिशन के लिए, ऐसे मिशन के लिए परमिशन मिलना भी काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा किसी भी आपदा होने पर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशन को करने से मना कर देती है। आज अगर हम सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें करीब 6,300 सालों का समय लगेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी है, इसलिए आज ये इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या पता ऐसा हो जाए कि हमारे पास इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए जो शायद इससे भी ज्यादा सस्ती हो, और आज के वैज्ञानिकों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी का एक आइडिया तो जरूर है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल अप्लाई अभी तक उन्होंने नहीं किए हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है स्टार शॉट, और इसकी मदद से हम इस ग्रह पर मात्र 20 सालों में ही पहुंच सकते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा लंबा समय है, लेकिन फिर भी ये एक जीवन काल में आसानी से पूरा किया जा सकता है, इसलिए ये काफी ज्यादा वैज्ञानिकों को ठीक तरीका लग रहा है। इसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि वहाँ का वातावरण और तापमान कैसा होगा। अगर वहां पर जाने के बाद पता चले कि यहाँ का तापमान तो रहने लायक है ही नहीं, तो गए हुए एस्ट्रोनॉट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वापस आने के लिए उन्हें और भी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, जो उनके पास शायद ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस उम्मीद से भेजा गया होगा कि वह वहीं पर रहकर उसकी खोज करे।
खैर ये तो बातें थी काफ़ी ज़्यादा साइंस फिक्शन दोस्तों, लगती है आपको भी, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्द ही सच्चाई में बदलने वाली है। अब आप क्या वापस उस ग्रह पर जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर आपको भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये साइंस के लिए आपको बेहतरीन नॉलेज आप तक पहुंचाता है। धन्यवाद।